Hi guys! I hope you all are doing great. Welcome to my YouTube channel. और आज के वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, वो है हमारे बाल। और बेसिकली हम हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों में ये एक इशू है बालों का झड़ना। एक ये रहता है सवाल हमेशा कि हम क्या ट्रीटमेंट कराएं, क्या ये डॉक्टर सही बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, क्या ये ट्रीटमेंट महंगा है, क्या इससे बेटर हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो हम वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। और आज के टाइम पे बाल झड़ना एक प्रॉब्लम हो गया है, चाहे वो हेरिडिटरी हो या फिर कुछ उल्टा सीधा खाने की वजह से हो। राइट। बट आजकल लोगों में ये प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। राइट। सो हम लोगों में डाइट की वजह से, पानी की वजह से काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमें हेयर फॉल हुआ है। और उस हेयर फॉल के लिए काफ़ी ट्रीटमेंट्स होती हैं, बट हम पर्टिकुलरली इस वीडियो में हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बात करेंगे। हम और इधर उधर की इंफॉर्मेशन पे नहीं जाएंगे, हम उसी चीज़ पे फोकस करेंगे जिसके बारे में हमें पता है और हमें एक्सपीरियंस है, और आप लोगों को हम वही इंफॉर्मेशन देंगे। तो हम इस वीडियो में हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या खर्चा रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आप हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपका एक्सपीरियंस क्या था बिफोर आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराने के पहले आप क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरा अभी ट्रांसप्लांट हो रखा है, इट्स बीन अ ईयर नाउ। और मेरे जो ये वाला पैच है, आप देख सकते हैं ये वाला एरिया, ये पूरा बॉल्ड हो गया था और मेरे बाल काफ़ी जल्दी झड़ने लग गए थे। तो जिसकी वजह से मेरे को ये राइट साइड में थोड़ा सा बैल्डनेस दिखने लग गई थी। तो इस वजह से मैंने ट्रांसप्लांट के लिए ऑप्ट किया। और मेरे पास और भी ऑप्शंस थे, बट आई चोज़ टू गो विद ट्रांसप्लांट बिकॉज उसमें आपको जो हेयर्स हैं वो आपके ही नेचुरल हेयर्स मिलते हैं और आपको कोई आर्टिफिशियल हेयर्स नहीं लगाने पड़ते। तो उसमें यू फील लिटिल लाइटर ऑन योर हेड। तो यस, फॉर दिस रीज़न आई ऑप्टेड फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। क्राउन एरिया में कहते हैं क्राउन इसको? एरिया क्राउन जो एरिया में। ये जेनरिक एरिया है जो सबको होता है। और मेजरली जो मेल्स हैं वो उनको क्राउन, ये जो क्राउन एरिया इसको बोलते हैं, बीच वाला एरिया। तो ज़्यादातर लोगों के जो बैल्डनेस आती है वो इसी एरिया में सबसे पहले आती है और फिर गंजापन यहीं पे दिखता है सबसे ज़्यादा। और जो पीछे के बाल होते हैं बैक के, वो आपके स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो उसमें आपका जो हेयर फॉल होता है वो बहुत मिनिमम और बहुत ऑप्टिमम रहता है। बहुत यहाँ पे भी होता है। और ये वाला एरिया तो आपका जो हेयर लाइन है वो धीरे धीरे हेयर लाइन भी आपकी गिरती रहती है और आपका जो हेयर लाइन है वो रिसीड हो जाती है। तो इस वजह से भी आपको जो आपकी बैल्डनेस है वो ज़्यादा दिखाई देती है। आपको बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम था, राइट? क्राउन एरिया, फ्रंट एरिया एंड द क्राउन एरिया। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जब आपने ट्रांसप्लांट नहीं कराया था, उसके पहले आप कोई उपचार कर रहे थे जिससे उपचार कर रहे थे जिससे आपके बाल ना झड़े या वापस उग जाएं? कुछ ऐसा किया था घर पे? हाँ, तो घरेलू उपचार, नुस्खे। तो मेरे बाल झड़ना शुरू हो गए थे फ्रॉम द एज ऑफ 21 की उम्र से मेरे बाल रिड्यूस होना शुरू हो गए थे। और मेरे फादर के भी थोड़े से बाल क्राउन एरिया में कमी है। तो मे बी आई गेस इट इज़ ड्यू टू, मतलब हेरिडिटरी की वजह से ही ये सब हो रहा है। डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया तो मतलब वो मेरे घर के पास में ही है यहाँ पे एक लोकल में। तो उनके पास में गया तो मैंने अपना स्किन का और अपना स्कैल्प का दोनों का ट्रीटमेंट उनसे कंसल्ट किया। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन्स दी जो कि आपके हेयर को आपको ग्रोथ देती है और जो आपकी रूट्स हैं उनको थोड़ा डेंस करती हैं और थिक बनाती हैं। तो उसके लिए कुछ मेडिसिन्स मतलब उन्होंने मुझे दिया। बट एंड अलॉन्ग विद दैट, मतलब उसके साथ उन्होंने फिर मुझे मिनॉक्सिडिल
एक सॉल्यूशन आता है 5%, वो उन्होंने मुझे देना शुरू किया। तो वो आपको सुबह और शाम 2 टाइम लगाना होता था। से मेरा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ था, बट उसके बाद तक मैंने मेडिसिन ली तब तक वो मेरा सही रहा। और उसके बाद जैसे ही मैंने मेडिसिन छोड़ी तो मेरा वो फिर से बाल झड़ना शुरू हो गया, और मैंने टॉनिक भी बंद कर दिया था उसके बाद। फिर मैंने कोई उसके बाद एज सच घर का कोई अपना रेमेडी नहीं अपनाई, और देन आई लेफ्ट इट कि अभी इसको गिरने देते हैं एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। तो मतलब ये जो आपने दवाइयाँ खाई जो इनिशियली, वो कितना टाइम तक खाया? मैंने वो दवाइयाँ करीब 1 साल लिया होगा। 1 साल? 1 साल मैंने 1 साल दवाइयाँ खाई। और फिर आपने जब 21 से 28 साल के बीच में आपने कोई और ट्रीटमेंट नहीं करा? यस। और आपने बस देखा कि कितने झड़ते हैं, नहीं झड़ते? करेक्ट। तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि आपने किस एज में स्टार्ट किया अपना ट्रांसप्लांट का जर्नी? तो मैंने 28 में अपने दोस्त को देखा था, उसने ट्रांसप्लांट करवाया था, तो उसी के बाद मेरे दिमाग में उसको देख के, उसके रिजल्ट वगैरह देख के मेरे को आइडिया आया कि मेरे को भी ये कराना चाहिए। तो आपने 28 साल की एज में सोचा कि मैं अब ट्रांसप्लांट कराना चाहता हूँ? जी। ओके। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने कितने डॉक्टर्स को कंसल्ट किया ट्रांसप्लांट कराने के पहले? मैंने टोटल 2 डॉक्टर्स को दिखाया था, जो कि एक मेरा लोकल था और एक साउथ दिल्ली में है। उनको कंसल्ट करने गए तो आपको डॉक्टर ने क्या सजेस्ट किया, और क्या आपके चार्जेस, कितने पैसे लगे? तो मैं पहले बर्कोविट्स में गया, वहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने मेरी कंसल्टेंसी ली, जबकि वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं थे। तो दिस वाज द मेन रीज़न, ये एक मेन रीज़न था जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा बर्कोविट्स नहीं सूट करा, और मुझे नहीं समझ में आया कि मुझे यहाँ से करवाना चाहिए, और मुझे एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस भी नहीं आया क्योंकि उनके पास अपने डॉक्टर्स नहीं हैं। तो फॉर दैट रीज़न, डॉक्टर्स नहीं है मतलब उनके पास इन हाउस अपने डॉक्टर्स नहीं हैं, वो दे कॉल डॉक्टर्स फ्रॉम अदर स्टेट्स। तो जो भी डॉक्टर उनको अवेलेबल मिलता है फॉर द सर्जरी, तो वो उनको बुला लेते हैं। अच्छा, मतलब उनके पास परमानेंट डॉक्टर्स उनके पास नहीं है। ओके। तो वो बाहर से डॉक्टर्स को बुला के आपका ट्रीटमेंट कराते हैं बर्कोविट्स? हाँ, मैं फिर साउथ दिल्ली में जहाँ से मेरे दोस्त ने करवाया था, मैंने वहाँ पे ही कंसल्ट किया, और वो डर्मा लाइफ करके एक क्या बोलते हैं उसको, डर्मेटोलॉजिस्ट। हाँ, डर्मा लाइफ करके एक डर्मेटोलॉजिस्ट है, जो डॉक्टर मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, तो गौरव है। हाँ, डॉक्टर गौरव इज़ देयर। तो वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और मैंने उनसे कंसल्ट किया, और उन्होंने मुझे पूरा ढंग से उन्होंने मुझे एग्ज़ामिन किया और मुझे देखा, और मेरा स्कैल्प वेल्प सब चेक करा। इवन कि उन्होंने मुझे गाइड भी किया कि आपको कितने टाइम तक ये क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे बिफोर द सर्जरी ऑल्सो ट्रांसप्लांट की। तो यस, मतलब मेरा उनके साथ फिर कॉन्फिडेंस बना, तो मैंने वहाँ से ही अपना हेयर केयर जो था मेरा ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर, मैंने वहीं से करवाया। ओके। तो आपके ट्रांसप्लांट में कितने महीने लगे? तो जो ट्रांसप्लांट की जो सर्जरी होती है वो 2 दिन की ही होती है, और उसमें कोई महीने नहीं लगते हैं। तो मतलब 2 दिन में सर्जरी ट्रांसप्लांट हो जाता है? यस। तो मतलब ट्रांसप्लांट में क्या होता है, आप थोड़ा विस्तार में बताएं। सो ट्रांसप्लांट इज़ बेसिकली अनदर कॉस्मेटिक सर्जरी। तो उसमें आपको क्या होता है कि आपके जो पीछे के बाल हैं वो निकाल के आपके बाल आगे लगाए जाते हैं। ये ट्रांसप्लांट का है, मतलब तो ट्रांसप्लांट। सर के ही बाल लगा सकते हैं या क्योंकि कुछ लोगों के कहीं भी बाल नहीं होता? तो वो डिपेंड करता है कि जिसका डोनर एरिया आपका जो बैक वाला एरिया है उसको डोनर एरिया बोलते हैं, जहाँ से आपके बाल डोनेट हो रहे हैं आपके आगे लगने के लिए। तो डोनर एरिया में पीछे बाल ना हो तो आपके बियर्ड और दूसरी चीज़ें चेक करी जाती हैं। मेजरली आपकी बियर्ड ही चेक करी जाती है। अगर आपके बियर्ड में अच्छे बाल हैं ये नीचे वाले एरिया में, तो आपके यहाँ वाले बाल निकाल के वो ऊपर लगा देते हैं।
बट वो डिपेंड करता है कि वो बाल आपके यहाँ वाले भी जो हैं उनकी क्वालिटी कैसी है। और यहाँ पे भी ना हो तो वो डॉक्टर आपको सजेस्ट नहीं करेगा तो कि आप ट्रांसप्लांट करवाओ। ऐसा क्यों? मैंने तो सुना है चेस्ट में भी होता है। नहीं, चेस्ट के हेयर की जो क्वालिटी होती है वो डिफरेंट होती है और वो आपके हेयर में जाके ऊपर हेड पे आपके वो काम नहीं कर पाते क्योंकि उनकी डेंसिटी और उतना ज़्यादा डोनर एरिया उनका नहीं होता है। ओके, सो 2 दिन में आपका सर्जरी हो गया, तो उस सर्जरी में कोई प्रिकॉशंस आपको डॉक्टर ने लेने के लिए बोले थे? देखो, सर्जरी कराने से पहले कुछ टेस्ट करता है डॉक्टर कि आपका स्कैल्प या आपका कोई रिएक्शन तो नहीं हो सकता, तो वो बस प्रिकॉशन लेने होते हैं। उसके बाद आपका सर्जरी कंटिन्यू होती है। ब्लड टेस्ट वगैरह होता है? हाँ, वो 2 थोड़ा सा ब्लड लेते हैं और एक स्पॉट रिएक्शन टेस्ट भी करते हैं। इसमें आपका एक इंजेक्शन लगाता है, अगर आपका वो स्किन रेड हो रहा है तो वो आगे प्रोसीड नहीं करते हैं, अगर वो नहीं हो रहा है, रिएक्ट नहीं कर रहा है उस एरिया में, तो वो फिर आगे प्रोसीड करते हैं। वो बेसिकली एक एनेस्थीसिया होता है जिसको वो आपके सिर में इंजेक्ट करते हैं सुन करने के लिए, ताकि आपको पेन ना होए जब आपकी वो सर्जरी हो रही है। तो जब आप जिस दिन आपका सर्जरी वाले दिन थे, सर्जरी के बाद आपको कैसा फील होता था? सर्जरी के बाद 2 दिन तो मेरा जब उन्होंने एनेस्थीसिया देके मेरा हेड स्कैल्प को उन्होंने जब सुन रखा तो उस टाइम पे तो कुछ फीलिंग नहीं होता था और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जो पियर्सिंग होती है हमारे हेड्स में, जो क्योंकि जितने बाल 5,000 ग्राफ्ट्स उन्होंने मेरे लगाए थे, तो 5,500 टोटल। तो वो जब पियर्स करते हैं 5,500 तो वो एक ऊपर मार्क्स तो दिखते हैं, बट वो सर्जरी के बाद वो उसको कवर कर देते हैं। तो एज सच कोई पेन नहीं होता है ज़्यादा ड्यूरिंग द सर्जरी ऑल्सो और आफ्टर द सर्जरी ऑल्सो। थोड़ा सा स्वेलिंग रहती है, वो माइनर स्वेलिंग रहती है कि वो जब वो नॉर्मल है सबके लिए। तो मतलब एनेस्थीसिया दे के आपका ट्रीटमेंट होता है तो उस टाइम कुछ फील नहीं होता है, बट जब आप एनेस्थीसिया का इफेक्ट चला जाता है तो पेन होता है? पेन नहीं होता है, बस थोड़ी सी स्वेलिंग रहती है जो कि वो मेडिसिन नहीं, ब्लड भी नहीं निकलता है। वो ब्लड जो निकलता है माइनर उस टाइम पे जब वो पियर्स करते हैं तब वो हैंड टू हैंड उसको वो क्लियर करते रहते हैं। अच्छा, और जो आप कह रहे हैं कि स्वेलिंग होती है उसके लिए मतलब कोई मेडिसिन देते हैं या कुछ लोगों हाँ, को डेफिनेटली वो मेडिसिन देते हैं और बिना मेडिसिन के वो चीज़ें कंट्रोल नहीं करी जा सकती। एंड उसके बाद भी होते हैं वो मेरे को इतना याद नहीं है, बट वो प्रिस्क्रिप्शन में है। नहीं, मतलब किस लिए मेडिसिन वो स्वेलिंग के लिए ही देते हैं, और कि आपका जो ये वाला एरिया होता है फोरहेड वाला, ये काफ़ी ज़्यादा स्वेल हो जाता है और आपकी जो आईज होती हैं उसमें भी थोड़ा थोड़ा स्वेलिंग आने लगता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक वो टेप लगाते हैं जिसको वो बोलते हैं क्रेप बैंडेज टाइप की वो टेप होती है, वो यहाँ पे लगा के रखते हैं ताकि आपकी स्वेलिंग नीचे तक ट्रांसफ़र ना हो और आपका फेस भी मोटा ना हो। तो उसके लिए वो प्रिकॉशंस करने पड़ते हैं और आपको भी केयरफुली थोड़ा सा, जैसे रात को सोते वक्त आपको भी प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि आप सीधे ही सोएं और दाएं बाएं ना मुड़ें और टेढ़े मेढ़े ना होके सोएं, ताकि वो जो ग्राफ्ट्स आपके लगे हुए हैं वो हिले ना और वो डैमेज ना हों। ओके, तो इस 2 दिन की सर्जरी जो ट्रांसप्लांट होती है इसमें कितने पैसे लगते हैं? तो ये जो पैसे, मतलब मेरा सवाल ये है कि आपने कितने दिए? हाँ, तो मेरा डॉक्टर ने मुझे कंसल्ट करा मेरा एरिया देख के कि आपका कितना एरिया बॉल्ड है। तो मेरा ये राइट वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा बॉल्ड था, तो उसके लिए मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आपके 5,500 ग्राफ्ट्स आपके लगेंगे और उससे आपका जो पूरा हेयर लाइन है और जो पूरा क्राउन एरिया है वो कवर हो जाएगा। और उन्होंने मुझे ये बताया कि आपके डोनर एरिया में भी थोड़े से बाल कम हैं, तो थोड़ा सा डोनर एरिया से लेंगे, पीछे बैक जो है हमारा वहाँ से, और थोड़ा सा वो बियर्ड से लेंगे। तो मेरा दोनों जगह से थोड़ा थोड़ा उन्होंने लेके मेरा ग्राफ्ट्स कंप्लीट किया था।
तो 5500 ग्राफ्ट्स आपके सर के पीछे से और बियर्ड से लेके आपके बॉल्ड एरिया में लगाया। मेरा एक्सपेंस आया वो था 1,50,000 फॉर द सर्जरी, जो मेरा ऑपरेशन हुआ जिसमें मेरे ग्राफ्ट्स लगे, और उसके बाद जो कुछ उन्होंने मेडिसिन दी मुझे और जो शैम्पू और जो सप्लीमेंट्स दिए उसका फिर वो रेगुलरली चार्जेस थे। दवाइयाँ आपको कितने टाइम तक खानी पड़ी ट्रांसप्लांट के बाद? तो दवाइयाँ मेरे को अभी 3 महीने तो रेगुलर खानी थी। उसके बाद 3 महीने के बाद मुझे डॉक्टर के पास जाना था, मैं गया था और उन्होंने मुझे फिर मेडिसिन का जो कोर्स था वो चेंज किया था। तो 3 महीने तक मेरे को रेगुलर दवाइयाँ खानी पड़ी थी और उसके बाद फिर दूसरी मेडिसिन उन्होंने मेरी शुरू की थी फॉर अप टू 1 ईयर। 1 साल तक मैंने दूसरी मेडिसिन सप्लीमेंट्स खाए थे। तो ट्रांसप्लांट के पहले 3 महीने आपने मेडिसिन खाई, हाँ, और फिर आपकी मेडिसिन चेंज हुई अगले 1 साल? हाँ, पहले 3 महीने जो मेडिसिन थी वो स्वेलिंग भी इंक्लूड करती थी कि स्वेलिंग आपकी ना होए, तो उसमें आपको स्वेलिंग से बचाने के लिए जो मेडिसिन देते थे वो थी, और साथ में हेयर सप्लीमेंट्स थे। और 3 महीने के बाद मेरे जो मेडिसिन थी वो प्योरली हेयर सप्लीमेंट्स थे और कुछ टॉनिक था, हेयर टॉनिक, जो मेरे को लगाना था। ट्रांसप्लांट करने के बाद शायद पीआरपी भी कराना पड़ा है? हाँ, मतलब पीआरपी ये कराना पड़ता है या फिर ये ऑप्शनल है? नहीं, ऑप्शनल नहीं होता है पीआरपी कराना। तो ट्रांसप्लांट के बाद ये मैंडेटरी होता है, ज़रूरी होता है कि पीआरपी आप करवाएं। 5 to 6 सेशंस कराना ज़रूरी होता है। पीआरपी का मतलब ये होता है कि आपका जो ब्लड होता है वो निकालते हैं फ्रॉम योर आर्म्स, मतलब आपके हाथ में से ब्लड निकाल के उसको वो सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद वो जो प्लेटलेट्स उसमें से वो लोग एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो प्लेटलेट्स आपके स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं, जिससे आपका जो रूट्स हैं और जो अंदर का जो रूट्स डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए और उससे आपका जो ग्रोथ है वो बढ़ जाए। तो वो हेल्प करता है उसको प्रोसेस को फास्ट करने में। तो आपका ही ब्लड निकाल के आपके सर पे इंजेक्ट करते हैं। हाँ। और ये 6 महीने तक कराना होता है? यस, करेक्ट। 6 महीने, हाँ, एवरी मंथ एक थेरेपी, एक सेशन होता है, एक पीआरपी सेशन। मतलब इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि ट्रांसप्लांट आपके 2 दिन का सर्जरी होता है, उसके बाद ट्रांसप्लांट के कितने दिन बाद पीआरपी कराना पड़ता है? ट्रांसप्लांट के इमीडिएट बाद ही एक सेशन आपका पीआरपी का हो जाता है और उसके फिर 1 महीने बाद आपको दोबारा दूसरे सेशन के लिए आना होता है। अच्छा, तो आपका 2 दिन का सर्जरी हो गया ट्रांसप्लांट, उसके बाद आप इमीडिएटली आपको डॉक्टर बता देगा कब पीआरपी कराना है। ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, उसको फटाफट करना होता है। पीआरपी में आपका ही ब्लड आपके सर पे इंजेक्ट करते हैं। करेक्ट। और फिर जब आप पहला सेशन होता है उसके हर महीने 6 सेशंस आपको 6 महीने तक पीआरपी करानी होती है। सेम प्रोसीजर आपके साथ होता है। तो पीआरपी के बाद आपको फिर कोई मेडिसिन्स लेनी पड़ी? पीआरपी के बाद भी मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं और पीआरपी के साथ भी मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं। अच्छा, तो मतलब ये मेडिसिन्स कब तक चलती हैं? 1 साल तक आप लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है और बेहतर रहता है आपके रिजल्ट्स में। और शैम्पू वगैरह भी होता है? शैम्पू भी साथ में चलता है। और दवाइयों के बारे में तो हम आपको अनफॉर्चुनेटली नहीं बता सकते, क्योंकि डॉक्टर से ही कंसल्ट करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। पीआरपी और ट्रांसप्लांट के बाद आप हेयर ऑयल वगैरह बालों में तेल लगा सकते हैं? बालों में तेल लगाने के लिए डॉक्टर सजेस्ट नहीं करता है, क्योंकि जो आपके पोर्स होते हैं और जो आपके ग्राफ्ट्स होते हैं, अगर वो आप तेल लगाते हैं तो वो आपके ग्राफ्ट्स को ब्लॉक कर देता है, तो डॉक्टर नहीं सजेस्ट करता है आपको। अच्छा, तो मतलब हम ऑयलिंग नहीं कर सकते? आप डॉक्टर से बात करके कर सकते हैं, बट अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट करता है तभी आप करिए, वरना वो पोर्स को ब्लॉक करता है मेरे केस पे। क्या आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड है? जो डॉक्टर ने आपको प्रॉमिस किया था वैसा आपको मिला? हाँ, मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ अपने रिज़ल्ट से। और जैसे आप देख सकते हैं मेरी जो हेयर लाइन है
ये भी वापस आ गई है। तो मेरे लिए ये काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री था। और मतलब कितना परसेंट अब मेरा जो गंजापन है वो कम दिखाई देता है, मतलब अभी बहुत माइनर दिखाई देता है, क्योंकि जो आपका इधर वाला एरिया है वो जैसे आप ज़्यादा उसमें होते हैं या आप मेंटेन नहीं करते हैं तो आपका वो फिर से थोड़ा थोड़ा रिसीड करता है। और कितना परसेंट सेटिस्फाइड है आप अपने रिजल्ट? मैं 90% सेटिस्फाइड हूँ। 90%? यस। और डॉक्टर ने आपको कितना प्रॉमिस किया? डॉक्टर ने भी मतलब मुझे यही बोला था कि आपका जो कवरेज है वो अच्छी आ जाएगी, और वो कवरेज मेरी आ चुकी है जैसा आप देख सकते हैं काफ़ी। और मतलब मेरे लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था कि मेरे बाल आ जाएं, तो वो मेरे लिए अब इतना जो कवरेज था वो हो चुका है, एंड आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। ओके। और एक क्वेश्चन क्लैरिफाई करना था कि जो आपकी मेडिसिन्स हर महीने का खर्चा है वो कितना आता है अप्रॉक्सीमेटली? तो जो मेडिसिन्स आती हैं और जो साथ में टॉपिकल जो लगाने वाली चीज़ें आती हैं वो उन सब का खर्चा अप्रॉक्स 6,000 to 7,000 के आसपास आता है। तो 6 से 7,000 की आपकी हर महीने की मेडिसिन है। ट्रांसप्लांट आपका 1 लाख लगा था? 1,50,000। 1,50,000 का ट्रांसप्लांट। और हर पीआरपी का कितना होता है? और हर पीआरपी का जैसे 6 पीआरपीस तो उसमें इंक्लूड थी, और उसके बाद अगर आपको एडिशनल करानी है तो 6,000 पर पीआरपी मेरा था। अच्छा, तो मतलब वो ट्रांसप्लांट जो आपने 1,50,000 पे करे हैं उस ट्रांसप्लांट में 6 पीआरपी आपकी ऑलरेडी इंक्लूडेड थी। बट उसके अलावा आपको करना है तो 6,000 पर पीआरपी सेशन आप दे के करा सकते हैं एक्स्ट्रा। बट कोई अलग से क्यों कराना चाहिए? क्योंकि वो प्रोसेस को कैरी ऑन रखता है, आपका जो रूट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग रखता है, और आपके बाल दोबारा झड़ने से बच जाते हैं। तो गाइज़, अगर आपके पास और भी कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और हम जितना हो सके, जितना क्लैरिफाई कर सके हम आपसे क्लैरिफाई कर देंगे। और जो डॉक्टर की डिटेल्स हैं जहाँ से इन्होंने कराया है और रिजल्ट्स जैसे कि आप देख रहे हैं और ये कह भी रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं, तो हम वो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। बस आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेडिटेट करिए, योगा करिए, अपने आप को शांत रखिए, काम रखिए, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और जितना हो सके आप इन चीज़ों से और रिसर्च करिए। हमने तो अपनी तरफ से आपको बताया है, बट आप और अपनी भी रिसर्च करिए। और बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं बालों से रिलेटेड वीडियोस वगैरह पोस्ट करती रहती हूँ, और किए भी हैं, तो आप मेरा चैनल चेक कर सकते हैं। इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछना हो मैं जल्द से जल्द जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय, एडियोस। So much guys, and have a nice day. Bye.